हमारी धरती इस ब्रह्मांड का एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन चलता है। ये ब्रह्मांड का अभी तक खोजा गया अकेला ऐसा ग्रह है जहां जीवन अपने अनेक रूपों में मौजूद है। यहाँ पेड़ पौधे हैं तो सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, रोगाणु, जीवाणु मौजूद हैं। यहाँ पर जंगल के राजा शेर जैसे खूंखार जानवर मौजूद हैं तो हाथी और जिराफ जैसे विशालकाय जानवर भी मौजूद हैं। इसी के साथ इस धरती पर और मानव जैसी तेज बुद्धि वाली सबसे उन्नत जीवों की प्रजाति भी पाई जाती है। ऐसी भिन्नता और सुंदरता सिर्फ और सिर्फ धरती पर ही पाई जाती है। इसके अलावा ऐसा कहीं नहीं पाया जाता। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ धरती पर ही जीवन क्यों संभव है? तो जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि धरती पर कुछ ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं जिसके कारण हमारी धरती इस ब्रह्मांड का सबसे अनोखा ग्रह है। किसी भी ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है कि उसका अपना खुद का एक वातावरण हो, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का अनुपात सही मात्रा में हो, पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो, उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद हो। तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से धरती पर जीवन लगातार कई लाख सालों से विकसित हो रहा है। हमारी धरती हमारे सौर मंडल में सबसे अलग इसलिए है क्योंकि इसका अपना एक अलग ही वायुमंडल मौजूद है। इस वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का अनुपात भी एक निश्चित अनुपात में ही मौजूद है। इस कारण से धरती पर जीवन विकसित होता है। धरती का ये वायुमंडल हमारी धरती के लिए एक रक्षा कवच का काम करता है, या हम कह सकते हैं कि जिस तरह से एक सैनिक बुलेट से अपने आप को बचाने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट का उपयोग करता है, ठीक इसी तरह से हमारी धरती भी अंतरिक्ष से आने वाली बुलेट से धरती की रक्षा करती है। अंतरिक्ष से आने वाली इन बुलेट्स को एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि अगर अंतरिक्ष से सीधे धरती की सतह तक पहुंच जाए तो धरती पर जीवन खतरे में पड़ सकता है। ये एस्टेरॉइड हमारे लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका एक उदाहरण हम जनरली हर दिन सुनते और पढ़ते आए हैं। धरती की सतह से लेकर इसकी गहराई में मिले सबूतों के आधार पर यह माना जाता है कि हमारी धरती पर जुरासिक पीरियड में डायनासोर का राज था। ये धरती की सतह से लेकर समुद्र की गहराई और आकाश की ऊंचाई तक पाए जाते थे। धरती पर जिधर भी नजर दौड़ाओ हर तरफ डायनासोर ही दिखाई देते थे। लेकिन एक दिन एक विशाल आकार का एक बड़ा एस्टेरॉइड धरती से टकरा गया और जैसे ही यह धरती से टकराया वैसे ही देखते धरती पर विनाशकारी भूकंप आया। इस भूकंप ने शांत हो चुके ज्वालामुखियों को जगा दिया और धरती पर हर जगह ज्वालामुखी फटने लगे। ये टक्कर इतनी तेज थी कि धरती पर कई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने लगी। टक्कर की वजह से धरती की ऊपरी परत पूरी तरह से बिखर गई और आकाश में टुकड़े टुकड़े होकर फैल गई। ये डीब्रिज आकाश से आग के गोलों की तरह जमीन पर बरसने लगी और इससे इसकी चपेट में आने वाले सभी जानवर मर गए। जब एस्टेरॉइड धरती से टकराया तो इसके कारण बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज हुई। ये एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि धरती का तापमान करीब 160 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस तापमान को और ज्यादा भयानक तेज चलती हवाओं ने बना दिया। हवाओं की तेज गति और तपते तापमान ने भी लाखों जानवरों को मौत की नींद सुला दिया। इस टक्कर से धरती के समुद्र में सुनामी की लहर इतनी जबरदस्त उठी कि पानी में रहने वाले जीव भी मर गए। डायनासोर का इस धरती से पूरी तरह से खात्मा हो गया। ऐसा माना जाता है कि इस टक्कर के कारण धरती की करीब 75% जीवों और पेड़ों की प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब आप इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एस्टेरॉइड के धरती पर पहुंचने के बाद कितना भयानक नजारा होता है। ऐसा नहीं है कि आज धरती पर एस्टेरॉइड की बारिश होना बंद हो गई है। आज भी हर दिन कई 100 एस्टेरॉइड धरती की सतह तक पहुंचने की नाकाम कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे ही वे धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं वैसे ही वे इसके घर्षण की वजह से धरती की सतह तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से राख में बदल जाते हैं।
लेकिन बावजूद भी हर दिन आकाश से आने वाली मुसीबतों से जीवन को खतरा बना रहता है। लेकिन अभी तक हमें बचाने का काम हमारा ये वायुमंडल पूरी ताकत के साथ कर रहा है। हम जानते हैं कि धरती पर ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स सूरज है। इस सूरज से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम तक पराबैंगनी किरणें क्यों नहीं पहुंच पाती है? इसका जवाब है हमारा वायुमंडल, जिसकी सबसे ऊपरी परत ओजोन गैस से बनी हुई है। इस गैस का काम हमारे वायुमंडल से पराबैंगनी किरणों को धरती की सतह तक पहुंचने से रोकना है, ताकि धरती पर जीवन सुचारू रूप से बिना किसी परेशानी के लगातार चलता रहे। हमारी धरती के अलावा किसी भी ग्रह के वातावरण में इस तरह का सुरक्षा कवच मौजूद नहीं है और इसी कारण से धरती के अलावा कहीं पर भी जीवन संभव नहीं है। अब सवाल यह आता है कि धरती का वायुमंडल बना कैसे और इसके वायुमंडल में उपस्थित गैसेस आई कहां से? क्या हमारी धरती का ये वायुमंडल हमेशा से ही मौजूद था? तो आज हमें जिस भी रूप में धरती के वायुमंडल में गैसों का जो अनुपात दिखाई देता है वो हमेशा से ही मौजूद था? सवाल बहुत है और उनका जवाब पाने के लिए हमें एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा। हमेशा की तरह हमें हमारे सवालों का जवाब मिलेगा शुरुआत में, यानी ब्रह्मांड के जन्म की शुरुआत में। करीब 14 अरब साल पहले जब बिग बैंग की घटना घटी, तब हमें दिखाई देने वाला ये ब्रह्मांड पूरी तरह से प्योर एनर्जी से भरा हुआ था। इस समय अस्तित्व में आने वाला हर एक एनर्जी पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत तेजी से दूर जा रहा था। लेकिन अचानक से ग्रेविटी के अस्तित्व में आने के बाद दूर जाती चीजें तेजी से एक दूसरे के पास आने लगी। इससे ग्रेविटी की पावर और भी ज्यादा बढ़ने लगी। इस बढ़ती ग्रेविटी ने और तेजी से चीजों को पास पास लाने का काम किया और ये आपस में जुड़ने लगी। इसकी वजह से इस ब्रह्मांड में पहले एटम का जन्म हुआ और ये पहला एटम हाइड्रोजन का एटम था। तो पूरा ब्रह्मांड हाइड्रोजन के एटम से भर गया। अब ग्रेविटी की वजह से हाइड्रोजन के ये एटम एक दूसरे के पास पास आने लगे और इस समय की ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि एक ही आवेश के एटम यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे से जुड़ गए और इस वजह से वायुमंडल में पहले हीलियम एटम का जन्म हुआ। इस तरह से लगातार चलती इस प्रोसेस के कारण ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के एटम्स का जन्म होने लगा। इसी प्रोसेस की वजह से स्पेस में अनेक प्रकार की गैसों के एटम्स बनने लगे। आज से करीब 4 अरब साल पहले हमारी धरती अस्तित्व में आई। इस समय ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले एक बड़े लावा का गोला थी। इस समय धरती पर किसी तरह का कोई भी वातावरण मौजूद नहीं था। शुरुआती सौर मंडल काफी उथल पुथल भरा हुआ था। यहाँ पर हर तरफ तबाही मची हुई थी। बड़े ऑब्जेक्ट छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपना निवाला बना रहे थे। एक दूसरे को अपना भोजन बनाने की इस रेस में हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। हमारी पृथ्वी शुरू से ही इस ब्रह्मांड के कुछ बड़े ग्रहों में से एक रही है। इस कारण से कोई दूसरा ग्रह इसे अपना भोजन बनाए, इससे पहले ही इसने दूसरे ग्रहों को अपना भोजन बना लिया। इससे फायदा ये हुआ कि ब्रह्मांड के बहुत से मटेरियल पृथ्वी की सतह और इसके साथ जुड़ने लगे। जब पृथ्वी अपने आप को स्टेबल बना चुकी थी और अपने आसपास के सभी छोटे कैलिस्टिकल बॉडीज को अपना भोजन बना चुकी थी, तो इसके बाद हमारा सौर मंडल थोड़ा स्टेबल होने लगा। अब पृथ्वी इस ब्रह्मांड में आग के एक बड़े गोले के समान सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। लेकिन उथल पुथल अभी रुकी नहीं थी। अभी भी पृथ्वी और दूसरे ग्रहों की सतह पर लगातार डी ब्रिज की बारिश हो रही थी। डी ब्रिज की इस बारिश की वजह से पृथ्वी की ऊपरी परत जैसे ही ठंडी होने लगती, तुरंत ही कोई डी ब्रिज पृथ्वी की सतह से आ टकराता और एक बार फिर से पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ जाता है। लेकिन इस बॉम्बार्ड से हमें काफी फायदा हुआ, क्योंकि ये डी ब्रिज अपने साथ ब्रह्मांड के बहुत से एलिमेंट्स को अपने साथ लेकर आते थे। इनके साथ बहुत सी गैस पृथ्वी की सतह तक पहुंची थी। बॉम्बार्ड के साथ धरती की सतह तक नाइट्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस के मॉलिक्यूल्स पहुंच गए। इनके अलावा कुछ अक्रिय गैसें भी धरती के वातावरण में पहुंचने में कामयाब हो सकी। टक्कर के बाद पृथ्वी की सतह से निकलने वाली ये गैसेस
पृथ्वी की पावरफुल ग्रेविटी की वजह से चारों तरफ इकट्ठा होने लगी। लगातार इकट्ठी होती इन गैसों ने ही चारों ओर वायुमंडल की पहली लेयर का निर्माण किया। आज से करीब 3.8 अरब साल पहले जब धरती की सतह ठंडी होने लगी थी, तब बॉम्बार्ड के साथ धरती की सतह तक पहुंची कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक बड़ा हिस्सा धरती की सतह पर बने पानी में घुलने लगा था। पानी में घुली ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती की क्रिस्टल चट्टानों में मौजूद मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ रिएक्शन करने लगी। इस रिएक्शन की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बने। कार्बन डाइऑक्साइड से बने ये मेटल कार्बोनेट पानी में तलछट के रूप में जमा होने लगे। वायुमंडल के विकास की लगातार चलती इस यात्रा में आज से करीब 3.4 अरब साल नाइट्रोजन ने धरती के वायुमंडल में दूसरी लेयर को बनाना शुरू किया और इससे धरती के तापमान में गिरावट आने लगी। लेकिन हमें अब एक बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि धरती पर जीवन के सबूत आज से करीब 3.5 अरब साल पहले के मिलते हैं। यानी कि धरती पर जीवन की शुरुआत आज से करीब 3.5 अरब साल पहले हो चुकी थी और ये ऐसा समय था जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा थी। नाइट्रोजन के वायुमंडल का निर्माण अभी शुरू भी नहीं हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि जब वातावरण को स्टेबल बनाने वाली नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में अभी अस्तित्व में भी नहीं आई थी, फिर कैसे धरती का वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जीवन को जन्म दे सकता है? कैसे पानी लिक्विड फॉर्म में बच गया? माना जाता है कि ये ऐसा समय था जब सूरज आज के कंपैरिजन में 30% तक कम रोशनी देता था। तो ये सवाल वर्षों से जवाब के इंतजार में है, लेकिन आज तक इस सवाल का जवाब वैज्ञानिक खोज ही नहीं पाए हैं। जबकि जियोलॉजिस्ट के द्वारा इकट्ठा किए गए धरती के तापमान का रिकॉर्ड इस बात की ओर इशारा करता है कि धरती का उस समय का तापमान काफी ज्यादा था। इसका एक ही कारण हो सकता है कि उस समय धरती के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, जिसके कारण धरती का तापमान काफी ज्यादा हो सकता है। तो वहीं ये भी माना जा सकता है कि अगर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा नहीं थी, तो हो सकता है कि धरती के वायुमंडल में उस समय दूसरी ग्रीन हाउस गैस मौजूद रही हो। कार्बन डाइऑक्साइड की जगह दूसरी ग्रीन हाउस गैस मीथेन रही होगी, जिसके कारण सूरज के कम चमकने के बावजूद भी आवश्यक गर्मी की पूर्ति हो जाती होगी। धरती पर ये मीथेन गैस मैथेनोजेंस के द्वारा आई होगी। पृथ्वी का शुरुआती वायुमंडल नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से बना हुआ था। ऐसे वातावरण में ऑक्सीजन गैस बिल्कुल भी नहीं थी। इस तरह के वायुमंडल को कमजोर वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। धरती पर वायुमंडल के विकास की इस प्रक्रिया के साथ साथ जीवन भी लगातार पनप रहा था। समुद्र की गहराई में लगातार पनपते इस जीवन ने भी समुद्र की गहराई से वायुमंडल को विकसित करने में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। आज से करीब 2.7 अरब साल पहले समुद्र की गहराई में एक बैक्टीरिया ने जन्म लिया। साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया था जो सूर्य की रोशनी का उपयोग करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके उसे ऑक्सीजन में बदल देता था। इससे धरती के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। लगातार बढ़ती ऑक्सीजन की मात्रा ने एक बार फिर से वायुमंडल में गैसों के अनुपात को बिगाड़ दिया। हिमयुग की शुरुआत आज से करीब 2.4 अरब साल पहले हुई थी। इस युग को हिमयुग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत के बाद धरती का तापमान काफी तेजी से कम होने लगा था और लगातार कम होता ये तापमान माइनस में चला गया था। इसकी वजह से पूरी धरती पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई और एक बार फिर से लगा जैसे कि जीवन खत्म हो चुका है। तो वर्तमान वायुमंडल में ऑक्सीजन की इतनी जबरदस्त मात्रा का निर्माण साइनोबैक्टीरिया से हुआ था। इसका प्रमाण वैज्ञानिकों को 2.7 अरब साल पहले के एक स्ट्रेमेटोलाइट जीवाश्म से मिले हैं। साइनोबैक्टीरिया से वातावरण में ऑक्सीजन के बनने की शुरुआती घटना को ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहते हैं। इसके सबूत हमारी धरती पर जगह जगह दिखाई देते हैं।
आज से करीब 2.4 अरब साल पहले के पैलियोसोल, जो कि एक प्रकार की मिट्टी के जीवाश्म कहलाते हैं, इनमें लोहे की बहुत ही कम मात्रा पाई जाती है, जिसका अनॉक्सिक वेदरिंग की ओर संकेत है। वहीं वैज्ञानिकों को डेट्राइटल ग्रेन्स मिली है, जिसके रिजल्ट चौंकाने वाले हैं। ये ऑक्सीजन की बहुत ही कम मात्रा में ही जीवित रह सकते हैं। इस ग्रेट ऑक्सीडेशन के सबूत हमें रेड बेड बलुआ पत्थरों में देखने को मिलते हैं, जो हेमेटाइट से ढके होते हैं। बलुआ पत्थरों पर हेमेटाइट लोहे के फेरिक अवस्था में ऑक्सीडेशन का ही रिजल्ट है। इसका मतलब है कि उस समय वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित थी, जो कि इस बात का पक्का सबूत है कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने का काम साइनोबैक्टीरिया के द्वारा ही किया गया था। इसके अलावा ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के सबूत हमें बैंड आयरन फॉर्मेशन के रूप में मिलते हैं, जिसका निर्माण हेमेटाइट लोहे का ऑक्साइड और मैग्नेटाइट की परतों से होता है। इन परतों के अवशेष पूरी दुनिया में काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इनका निर्माण आज से करीब 2.5 बिलियन साल पहले शुरू हो गया था और ये पिछले 1.85 बिलियन साल से लगातार अस्तित्व में है। बैंडेड आयरन का निर्माण फेरिक और फेरस ऑक्साइड के पार्शियली ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। इससे पता चलता है कि इस समय तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में वायुमंडल में जमा होने लगी थी। ग्रेट ऑक्सीडेशन का पता लगाने का वैज्ञानिकों के पास एक तरीका और है, जिसे इसोटोप का मास डिपेंडेंट फ्रैक्शनेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस में वातावरण में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के आइसोटोप का मास मेजर किया जाता है। इससे ये पता लगाना आसान हो जाता है कि शुरुआती समय में हमारा वायुमंडल कैसा था, क्योंकि हमारे वायुमंडल की एक लेयर तो सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रे से ही रिएक्शन करके तैयार होती है। वैज्ञानिकों को धरती की सतह से सल्फर के आइसोटोप से जुड़े मास डिपेंडेंट फ्रैक्शनेशन के सबूत आज से करीब 2.4 अरब साल पहले के मिलते हैं। यानी ये ऐसा समय था जब धरती की सतह तक आसानी से बहुत ही ज्यादा मात्रा में अल्ट्रावायलेट रेस पहुंच रही थी। इसके कारण धरती की सतह पर मौजूद सल्फर के परमाणु आसानी से टूट गए होंगे। लेकिन सल्फर आइसोटोप के ये सबूत धरती पर 2.3 अरब साल के बाद नहीं मिलते हैं। यानी धरती पर सल्फर आइसोटोप का ये अस्तित्व 2.4 अरब साल से लेकर के 2.3 अरब साल तक रहा होगा। सल्फर आइसोटोप के अस्तित्व का नहीं मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर ओजोन लेयर का निर्माण हो गया था, जिसके कारण धरती की सतह तक अल्ट्रावायलेट रे आसानी से नहीं पहुंच सकती थी, जिससे सल्फर के मास डिपेंडेंट फ्रैक्शनेशन के डेटा में बदलाव आना बंद हो गया। अल्ट्रावायलेट रे के अलावा धरती की सतह तक सूरज से आने वाली खतरनाक आयनीकृत किरणें भी आसानी से पहुंच जाती थी। इन खतरनाक आयनीकृत हाइड्रोजन आयन से भरी किरणों से हमारी धरती पर पानी के मॉलिक्यूल्स को बनाने में भी काफी बड़ा रोल निभाया है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती की सतह तक आसानी से पहुंचने वाली अल्ट्रावायलेट रे की वजह से शुरुआती ब्रह्मांड की उथल पुथल में बहुत सी डीब्रिज धरती की सतह तक आसानी से पहुंच रही थी, जो अपने साथ ऑक्सीजन के बहुत सारे एटम्स लेकर के आती थी, जो सूरज से आने वाली हाइड्रोजन आयन वाली किरणों के संपर्क में आकर के वाटर मॉलिक्यूल्स में बदल गए और धरती की सतह पर पानी के बड़े बड़े समुद्र बनने लगे। ऐसा माना जाता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो धरती की सतह पर पानी की मौजूदगी नहीं होती और बिना पानी की मौजूदगी के धरती की सतह पर जीवन या फिर ऑक्सीजन जैसी जीवन को चलाए रखने वाली गैसों का जन्म नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि धरती पर ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट साइनोबैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से शुरू हुई थी। लेकिन इस पर सवाल तब खड़े हो गए जब वैज्ञानिकों को आर्कियन युग में यानी कि ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के बहुत समय पहले साइनोबैक्टीरिया के सबूत मिल गए। अब सवाल ये उठता है कि अगर साइनोबैक्टीरिया आर्कियन युग से ही मौजूद था तो फिर धरती के वातावरण में ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट आर्कियन युग में ही शुरू क्यों नहीं हो गई? तो जब आर्कियन युग से ही धरती पर साइनोबैक्टीरिया मौजूद थे तो फिर ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट को 2.3 अरब साल पहले किसने शुरू किया? जिन संरचनाओं के बारे में ये कहा जाता है कि ये साइनोबैक्टीरिया के अवशेष हैं, वे चट्टानें आज से
करीब 3.5 अरब साल पुरानी है। इन चट्टानों में मिले अवशेषों के बारे में ये कहा जाता है कि ये अवशेष साइनोबैक्टीरिया की कोशिकाओं के मैक्रोफॉसिल और स्ट्रेमेटोलाइट्स के मैक्रोफॉसिल है। इस तरह के अवशेष को सिर्फ शार्क बे जैसे कठोर वातावरण में ही देखा जा सकता है, जिसके अवशेष पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जिन्हें साइनोबैक्टीरिया के जीवाश्म माना जा रहा है, वे दरअसल आर्कियन युग में अजैविक रूप से पनपे होंगे, या फिर ये साइनोबैक्टीरिया जैसे दिखने वाले जीवाश्म गैर साइनोबैक्टीरियल फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया से बने होंगे, जो दिखते तो साइनोबैक्टीरिया जैसे ही हैं, लेकिन वे दरअसल साइनोबैक्टीरिया के जीवाश्म नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पिलीबार तट पर वैज्ञानिकों को कुछ जीवाश्म मिले। इस तट पर मिले जीवाश्म को वैज्ञानिक भाषा में रासायनिक जीवाश्म कहते हैं। ये जीवाश्म आर्कियन युग की चट्टानों की तलछटी में खोजे गए थे। इन्हें रासायनिक जीवाश्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें पुराने समय में मिलने वाले जीवों के शरीर के केमिकल कॉम्बिनेशन के सबूत मिलते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इन जीवाश्म का अध्ययन करना शुरू किया तो उन्हें इसमें काफी कुछ चौंकाने वाला मिला। वैज्ञानिकों की रिसर्च में वैज्ञानिकों को 2 अल्फा मिथाइल होपेन और स्टेरेन जैसे केमिकल्स के सबूत मिले हैं। 2 अल्फा मिथाइल होपेन जैसे केमिकल साइनोबैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं, तो वहीं स्टेरेन जैसे केमिकल कॉम्बिनेशन यूकेरियोटिक जीवों में ही पाए जाते हैं, जो कि इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आर्कियन युग में ही साइनोबैक्टीरिया जैसे फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन गैस बनाने वाले बैक्टीरिया मौजूद रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को इन बायोमार्कर से मिले डेटा ज्यादा जानकारी देने वाले नहीं मिले और इनका डेटा प्रामाणिक भी नहीं था। इसलिए इस तरह के बायोमार्कर से मिले सबूतों को पूरी तरह से नकार दिया गया। अब सवाल यह आता है कि धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन कहां से आई? तो ऐसा माना जाता है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन साइनोबैक्टीरिया के पूर्वजों के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से आई। ये जीव आज से करीब 2.7 अरब साल पहले विकसित हुए होंगे, लेकिन आज से करीब 2 अरब साल पहले तक वातावरण में ऑक्सीजन की काफी ज्यादा कमी थी और इसी के साथ जो ऑक्सीजन उपस्थित थी उसके कारण बैंडेड आयरन का निर्माण हो रहा था। लेकिन करीब 1.85 अरब साल पहले साइनोबैक्टीरिया को अनुकूल परिस्थितियां मिलते ही उसने अपनी संख्या को तेजी से मल्टीपल करना शुरू कर दिया होगा। अब सवाल ये उठता है कि वे ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही होंगी जिसके कारण धरती की सतह पर साइनोबैक्टीरिया ने तेजी से अपनी जनसंख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया होगा। तो यहाँ पर एक थ्योरी के अनुसार ये माना जाता है कि सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया ने ही सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ऑक्सीजन बनाना शुरू किया था। लेकिन ऑक्सीजन से भरे वातावरण में रहने के लिए एक विशेष प्रकार के एंजाइम सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का विकास नहीं हुआ था। इस एंजाइम की अनुपस्थिति में साइनोबैक्टीरिया का जीवित रह पाना पॉसिबल नहीं था। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से नहीं ऑक्सीजन ने समुद्र में पाए जाने वाले फेरस द सेकंड को फेरस थर्ड में बदल दिया होगा, जिसने समुद्र के पानी से बाहर निकलकर बैंडेड आयरन का निर्माण किया होगा, जिससे ऑक्सीजन का जहरीलापन खत्म हो गया होगा और बिना एंजाइम की उपस्थिति के भी अब साइनोबैक्टीरिया जिंदा रह सकता था। और जब साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन से भरे वायुमंडल में बिना सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम के जिंदा रहने लगा तो इसने तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अगर हम वायुमंडल के डेटा को देखें तो धरती पर ऑक्सीजन की उपस्थिति और फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनने की प्रोसेस के बीच में करीब 400 मिलियन साल का अंतर है। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा ये अंतर आया कैसे? इसका जवाब देते हुए वैज्ञानिकों का मानना है कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से बनती है वो कार्बनिक कार्बन का निर्माण करती है, जिससे वातावरण में भी ये ऑक्सीजन खनिज अयस्क के साथ मिलकर के ऑक्साइड का निर्माण करती है। इससे वातावरण में ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से इकट्ठा नहीं हो पाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि ऑक्सीजन के किसी खनिज अयस्क के साथ रिएक्शन करने से पहले ही उस अयस्क को धरती की गहराई में जमा हो जाना चाहिए, जिससे ये ऑक्सीजन खनिज से रिएक्शन नहीं करे और स्वतंत्र रूप से वायुमंडल में इकट्ठा हो जाए।
लेकिन धरती के गर्भ में हमें कार्बनिक कार्बन सल्फाइड और लौह अयस्क मिलते हैं, जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वर्षों पहले इनका निर्माण वातावरण की ऑक्सीजन के रिएक्शन के कारण हुआ था। इसलिए ये माना जा सकता है कि ऑक्सीजन सिंक और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनी ऑक्सीजन के बीच 400 मिलियन साल का अंतर इसलिए कि लगभग 400 मिलियन साल तक ऑक्सीजन खनिज अयस्क के साथ रिएक्शन करती रही होगी, और जब ये अयस्क पूरी तरह से धरती की सतह के नीचे दफन हो गए, तब ऑक्सीजन धरती के वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से इकट्ठा होने लगी होगी। अगर आज का हम डेटा देखें तो ध्यान आता है कि कार्बनिक कार्बन और पाइराइट के धरती की सतह के नीचे पाए जाने के कारण हर साल धरती के वायुमंडल में करीब 15.8 + 3.3 टी मोल ऑक्सीजन पैदा होती है। तो जब धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, तब धरती की सतह पर पेड़ पौधों की संख्या भी बढ़ने लगी। तो लगातार बढ़ती पेड़ पौधों की संख्या ने तेजी से कार्बनिक कार्बन को धरती की सतह के नीचे दफन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया होगा। अब धरती पर दो तरह के साधन, साइनोबैक्टीरिया और हरे पेड़ पौधे मौजूद थे, जिनसे धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता था। अब धरती के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और धीरे धीरे धरती का वायुमंडल आज के वायुमंडल की तरह विकसित होने लगा। 400 मिलियन साल के इतने बड़े अंतर को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि शुरुआती समय में धरती पर रहने वाले केमोसिंथेटिक जीवों ने मीथेन गैस का उत्पादन किया होगा, और ये जीव उस समय के ऑक्सीजन बनाने वाले जीवों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे होंगे, जिससे धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रही होगी। केमोसिंथेटिक जीवों को मीथेन गैस के उत्पादन के लिए निकल की आवश्यकता होती है, और शुरुआती समय में जब धरती की सतह गर्म थी, तब धरती पर निकल की पर्याप्त मात्रा मौजूद थी। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार फटने वाले ज्वालामुखी भी निकल प्रोडक्शन के बड़े स्रोत थे। ऐसी सिचुएशन में किसी भी हालत में ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले जीव केमोसिंथेटिक जीवों से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे धरती की ऊपरी परत ठंडी होने लगी और ज्वालामुखियों के फटने की स्पीड भी कम होने लगी, तो निकल का प्रोडक्शन भी कम होने लग गया होगा, जिससे केमोसिंथेटिक जीवों की मीथेन गैस के उत्पादन में तेजी से कमी आ गई। इस कमी का फायदा ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले जीवों ने उठाया और वे बेहतर प्रदर्शन करने लगे। इस वजह से माना जा सकता है कि धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन सिंक और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनने वाली ऑक्सीजन में 400 मिलियन साल का अंतर आ सकता है। जवाब कुछ भी हो, लेकिन आज भी हम ये नहीं जानते हैं कि धरती के वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन गैस आई कहां से। समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिए जाते रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आया है जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने बिना किसी क्वेश्चन के स्वीकार कर लिया हो। हमारे चारों तरफ सुरक्षा कवच की तरह मौजूद इस वायुमंडल को वैज्ञानिकों ने 5 भागों में बांटा है। धरती की सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल की पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर मौजूद है। ये हमारे वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग है। कुछ स्थानों पर जैसे कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर ये ऊंचाई अलग अलग होती है। ये ऊंचाई 9 किलोमीटर से लेकर के 17 किलोमीटर तक पाई जाती है। ये पूरे वायुमंडल का लगभग 80% हिस्सा है। यहाँ पर वायुमंडल में अधिकांश वाटर वेपर पाई जाती है। इस वजह से कहा जा सकता है कि ये हमारे वायुमंडल का वो हिस्सा है जहाँ पर धरती का मौसम निर्धारित होता है। आगे ट्रोपोस्फेयर को तापमान के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। इसकी नीचे की लेयर का तापमान बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये सतह से आने वाली हीट वेव्स को सोख लेता है, तो वहीं इसकी सबसे ऊपर की परत का तापमान बहुत ही कम होता है क्योंकि वहां तक धरती की हीट वेव्स आसानी से पहुंच ही नहीं पाती है। तो ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर लेयर पाई जाती है जो धरती की सतह से करीब 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ये हमारे वायुमंडल की ऐसी परत है जिसमें ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ता जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ओजोन गैस की एक लेयर पाई जाती है और लगातार ऊंचाई पर जाने पर
बढ़ने वाले इस तापमान का कारण भी ओजोन गैस ही है, क्योंकि ये गैस सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे को सोख लेती है, जिससे यहाँ का तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे की लेयर का तापमान करीब -60 सेल्सियस तक होता है और लगातार ऊपर की ओर जाने पर यह 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर मीसोस्फीयर लेयर पाई जाती है। ये समुद्र तल से करीब 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। लगातार ऊंचाई पर जाने पर इस परत का तापमान लगातार गिरता रहता है। यहाँ का तापमान -85 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस कारण से यहाँ पर पाई जाने वाली अधिकतर वाटर वेपर्स भी बर्फ की बूंदों में बदल जाती है। ये हमारे वायुमंडल की वो लेयर है जहाँ पर ज्यादातर मेट्रॉइड जलकर के राख हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि ये हमारे वायुमंडल की वो लेयर है जो अंतरिक्ष से आने वाली मुसीबतों से हमें बचाती है। स्ट्रेटोस्फीयर की ऊपरी परत को मीसोस्फीयर कहते हैं। ये समुद्र तल से करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस लेयर में लगातार ऊंचाई पर जाने पर यहाँ का तापमान बढ़ता ही जाता है। यहाँ का तापमान बढ़कर के लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस लेयर की निचली लेयर को आयन मंडल कहते हैं। यहाँ पर वाटर वेपर्स बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है और इस परत को हम अपने उपग्रहों यानी सैटेलाइट को स्थापित करने के लिए काम में लेते हैं। मीसोस्फीयर की ऊपरी लेयर को एक्सोस्फीयर कहते हैं। ये समुद्र तल से करीब 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ये लेयर कम डेंसिटी वाली गैसेस हाइड्रोजन, हीलियम और भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी धरती के चारों ओर स्थित ये सुरक्षा कवच प्रकृति की कारीगरी का एक अद्भुत नमूना है, जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हुए धरती पर जीवन को खुलकर जीने की खुली छूट देता है। ये हमारा वो सुरक्षा कवच है जिसके कारण हम अंतरिक्ष से आने वाली मुसीबतों से बचे रहते हैं, तो वहीं सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रे से बचे रहते हैं। धरती पर जीवन को लाखों सालों से बनाए रखने में इसी सुरक्षा कवच ने सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। बिना इस सुरक्षा कवच के हमारी धरती का हाल भी सौर मंडल के दूसरे ग्रहों जैसा ही होता है, जहां पर जीवन नहीं है और ना ही प्रकृति की खूबसूरती मौजूद है। इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इस सुरक्षा कवच को सुरक्षित बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास लगातार करते रहें।